जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विच विल बी डिस्कसिंग टुडे इज द रेनफॉल एंड क्लाउड्स। हमने अक्सर एग्जाम्स में देखा है कि क्लाउड्स में से एंड रेनफॉल के टाइप में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के पूरे लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रेनफॉल, उसके आगे टाइप्स क्या रहते हैं एंड क्लाउड्स एंड उसकी शेप्स के बेसिस पे जो हम नए नए नाम देखते हैं। सो विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन टुडेज लेक्चर। सो ये डायग्राम आप सबको याद होगी जब हम बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, दैट इज द वाटर साइकिल। डन। सो हम नॉर्मल साइकिल कंसेप्ट पढ़ते थे, दैट वाज द वाटर साइकिल। एंड वाटर साइकिल में बेसिकली हम देखते थे कि कैसे पानी इवेपोरेट होता है, देन वो कंडेंस होता है एंड कंडेंस के बाद क्लाउड्स बनते हैं एंड क्लाउड्स के बाद व्हाट वी हैव आवर रेनफॉल। So yes, ये पूरी की पूरी डायग्राम देखिए, जैसे कि ये पानी, दिस इज द ओशियन और द लेक्स। Here we are having the evaporation and evaporation is due to what? The heat produced by the sun. Then ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा एंड कंडेंसेशन के बाद हमें नीचे क्या देखने को मिलेगी? प्रेसिपिटेशन। बट द पॉइंट इज, देखिए प्रेसिपिटेशन हम एक वर्ड यूज करते हैं, लेकिन साथ ही में एक और चीज हम यूज करते हैं, दैट इज द रेनफॉल। फिर आपने सुना होगा स्नोफॉल एंड साथ ही में आपने क्या सुना होगा? स्लीट। देन भी हम सुनते हैं हेल। सो ये सब चीजें क्या हैं? तो प्रेसिपिटेशन एक मेन वर्ड है जिसमें हम बोलते हैं कि ऊपर से जो पानी गिर रहा है या जो बर्फ गिर रही है उसके सारे के सारे टाइप्स, उस पूरे प्रोसेस का नाम है प्रेसिपिटेशन। और आगे जो हमें उसके सब फॉर्म्स दिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे ये। सो दीज आर ऑल, चाहे वो रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया, दीज आर द टाइप्स ऑफ अ प्रेसिपिटेशन। तो रेनफॉल क्या है? देखिए नॉर्मल जब हमें जो नीचे हमें फॉल देखने को मिल रहा है, दैट इज इन द टाइप ऑफ अ वाटर। डन। सो उसे हम क्या बोलेंगे? जो सिंपल सी चीज है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेनफॉल। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है व्हेन वी टॉक अबाउट द रेनफॉल? इज द लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, साइज वेरी हो सकता है, स्पीड वेरी हो सकती है, बट यस इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड वी कॉल इट एज व्हाट? दैट इज अ droplets and we call it as what? Rainfall. Correct? Then snowfall. ठीक है, स्नोफॉल में क्या है? हमें स्नोई फ्लेक्स देखने को मिलता है। डन। एक तो अपने ओले पड़ते हुए देखे हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। स्नोफॉल में क्या है? वी हैव द सम फ्लेक्स ऑफ अ स्नो। बहुत पतली पतली से बहुत ही छोटे क्रिस्टल्स होते हैं उसमें स्नो के, एंड जिसको हम बोलते हैं कि यस क्या हो रहा है, जो फॉल है वो दैट इज इन द टाइप्स ऑफ अ स्नो फ्लेक्स। सिमिलरली वी आर हैविंग द स्लीट एंड हेल। इनमें क्या फर्क है? ओले गिरते हैं। डन। जब ओले गिरते हैं तो साथ में क्या है? हमें जब ओले गिरते हैं सो वी हैव एक वो आइस के क्रिस्टल्स, लेकिन साथ में ही हमें रेन भी देखने को मिलती है। तो जब लिक्विड ड्रॉपलेट्स और वो जो आइस क्रिस्टल्स है ये दोनों साथ में गिरते हैं, वी कॉल इट एज स्लीट। वहीं अगर हमें एक जो ड्रॉपलेट्स है, जो स्नो क्रिस्टल्स हैं, ये बड़े बड़े ऐसे देखने को मिलते हैं, वी कॉल इट एज व्हाट? हेल। सो बेसिकली हमने क्या देखा? रेनफॉल इज सिंपल, लिक्विड ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, बट स्नो, स्लीट, हेल, इनमें हमें आइस क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके साइज में कि जो क्रिस्टल गिर रहा है उसमें क्या वेरिएशन है, उसके बेसिस में हम क्या डिसाइड करते हैं कि इसको हमने क्या नाम देखना है या कौन सा प्रेसिपिटेशन का टाइप है। स्नोफॉल में क्या है? वी आर हैविंग द स्नो फ्लेक्स ओनली, बहुत हल्के हल्के से। स्लीट में क्या है? रेनफॉल भी हो रही है एंड साथ में हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें स्नो भी देखने को मिल रही है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द हेल, तो यस पूरे के पूरे, लेकिन ये इंडिया में हमें हेल देखने को नहीं मिलता है, बट ये बाहर फॉरेन उसमें हमें हेल देखने को मिलता है, जिसमें सिर्फ हमें बड़े बड़े ओलों की तरह ही गोले गिरते हुए देखने को मिलते हैं। करेक्ट? सो दिस इज द बेसिकली द टाइप ऑफ precipitations or the forms of precipitation we can talk about, that is the snow, rain and a sleet, hail. Correct? Now the next is the rainfall. So जैसे कि हमने बात की है कि जो नॉर्मल प्रोसीजर था, क्या प्रोसेस क्या है रेनफॉल का? वार्म एयर असेंड्स। ठीक है, हम सब जानते हैं कि वार्म एयर असेंड होती है। ठीक है, सैचुरेट्स एंड कंडेंसेस। क्यों? देखिए वार्म एयर होगी, हल्की हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा? टेम्परेचर उसका गिरता जाएगा, हवा ठंडी होती जाएगी। जब ठंडी होती जाएगी एक टाइम पे क्या होगा? सैचुरेशन आ जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, और जब कंडेंस होगी तो उसके बाद क्या बनाएगी? वो विल मेक अ क्लाउड्स। एंड जब क्लाउड्स बनेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्लाउड्स भी सेचुरेट हो जाएंगे, उसमें और ज्यादा उसके अंदर क्वांटिटी नहीं रहेगी, तो लास्ट में क्या होगा? वी सी द रेनफॉल। सिंपल सी बात यही थी। सो इफ इट इज अ प्रोसेस वेयर एन वार्म एयर ascends, saturates and condenses, adiabatic cooling,
takes place when the relative humidity becomes 100%. The condensation of a water vapor takes place where large hygroscopic nuclei, salt and dust is formed and it is called cloud droplets shade. Correct? So सिंपल से बच्चों बचपन से वाटर साइकिल पढ़ते आए हैं उसी के बारे में ये बात कर रहा है. डन. एंड लास्ट में हमें क्या देखने को मिलेगी? रेनफॉल. सी दिस पर्टिकुलर थिंग. क्या हुआ? देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? ओशियन है, एवेपोरेशन होगा, एयर है, मॉइस्चर होगा, मतलब एवेपोरेशन. ठीक है. देन वी आर विल बी हैविंग द कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्लाउड्स हुए. क्लाउड्स के बाद हमें क्या देखने को मिलेगी? रेन. और रेन में जब पानी नीचे आएगा तो ये कहाँ चला जाएगा? वापस ओशन में. एंड साइकिल किस लिए बोला? बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये रिपीट ही होता रहता है. करेक्ट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज रेनफॉल, विच जो आप सबको पता है. डन. नाउ ये हमने सारे पार्ट पढ़े. द फर्स्ट पॉइंट क्या है? द वार्म एंड मॉइस्ट एयर ascends टू सच अ हाइट दैट द प्रोसेस ऑफ अ कंडेंसेशन begins बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. एक वैसे पर्टिकुलर टाइप पे एयर चली गई है जहां पे अब कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा. देन बोथ द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड द आइस ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म. डिपेंड करेगा कि जिस हाइट पे हमारी एयर गई है वहां का टेम्परेचर क्या है. डन. सो टेम्परेचर पे डिफाइन करेगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगी या फिर आइस ड्रॉपलेट्स बनेंगी. So the condensation takes place as the water droplets evaporate around ice droplets due to the difference in the vapor pressure. These ice droplets become large and fall when finally they are not able to be held back in the condensed ice droplets. तो यही मैंने आपको बताया कि जब वो heavy हो जाएंगे तो finally they will come to the land and that is called as what? Rainfall. देन वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी तो रेनफॉल. अगर क्या हुआ? आइस ड्रॉपलेट्स होगी देन इट विल डिपेंड कि क्या होगा? स्लीट होगा, हेल होगा. देन दैट विल डिपेंड कि वहां पर क्या पर्टिकुलर सिचुएशन बनती है. डन. सो दिस इज द ऑल कि हमें वेराइंग साइजेस की हमें ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है. सो दिस इज ऑल द सारी कंबाइन होती है, लार्ज ड्रॉपलेट्स बनाती हैं. क्लाउड ड्रॉपलेट्स आर लार्ज इनफ दैट दे आर अनएबल टू होल्ड. देन क्या होगा? लास्ट में फॉल ही होगा. सो बेसिकली दिस इज द होल. एक हाइट टेक पे आप चाह सकते हैं कि वाटर साइकिल की डिफरेंस. लेकिन अब आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस वन, दैट इज द कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल, cyclonic or frontal rainfall. Now these are the three types which are very important for you. So चलिए सबसे पहले बात करते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल पर. सो कन्वेक्शनल रेनफॉल पर अगर आप बात करेंगे तो हमारी जो नॉर्मल रेनफॉल है, जो टेम्परेचर की वजह से, जो थर्मल हीटिंग की वजह से हमें देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ कन्वेक्शनल रेनफॉल. हुआ क्या? देखिए. So the thermal heating of the ground surface through the process of insolation. Insolation क्या होता है? What is insolation? The incoming solar radiation. And यहीं से word बना है insolation. Done. Insolation मतलब जो सनलाइट हमारे पास लैंड पे आ रही है, उस सनलाइट की वजह से हमारा लैंड गर्म होगा. डन. जो लैंड गर्म होगा उसके अंदर हमें क्या होगा? जो एयर कांटेक्ट में आएगी वो एयर भी ऊपर राइज करेगी. डन. तो वही लिखा है, देखिए. द थर्मल हीटिंग ऑफ द ग्राउंड सरफेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंसोलेशन लीड्स टू द राइज ऑफ अ एयर एज दे बिकम वार्म एंड लाइट. क्यों? जैसे ही वो लैंड के कांटेक्ट में होगी एयर गर्म हो जाएगी. एयर गर्म होगी तो क्या होगी? ऊपर राइज करेगी. क्यों? क्योंकि अब एयर हल्की हो चुकी है. गर्म चीज हल्की हो जाती है, इसीलिए हम क्या देखने को मिलेगा कि जो एयर है वो ऊपर राइज करना शुरू कर देगी. एंड फिर सेम वही चीज जब एयर ऊपर राइज कर गई तो क्या होगा? लास्ट में हमारा जो है वहां पे क्लाउड्स बनने शुरू हो जाएंगे. कौन सा प्रोसेस आ जाएगा? कंडेंसेशन. तो कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड्स बनने शुरू हो जाएंगे और जब क्लाउड्स बनेंगे तो लास्ट में क्या होगा? हमारे पास होगी रेन फॉल. करेक्ट. सो ये है हमारी बेसिकली टाइप ऑफ अ कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो सारी के सारी डिपेंड करती है थर्मल हीटिंग ऑफ द लैंड पे. करेक्ट. चलिए अब इसमें दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है जो हमारी कन्वेक्शनल रेनफॉल है. पहला जो रेनफॉल है दैट जो फैक्टर है दैट इज द सप्लाई ऑफ अ मॉइस्चर. जितना ज्यादा मॉइस्चर जाएगा, ज्यादा मॉइस्चर कैसे जाएगा? जितनी ज्यादा इवेपोरेशन होगी. इवेपोरेशन कैसे होगी? जितनी ज्यादा हीट होगी. तो देखिए सारा इनका कनेक्टेड है. हीट ज्यादा होगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगा. इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? मॉइस्चर ज्यादा जाएगा. मॉइस्चर ज्यादा जाएगा तो रेनफॉल भी हमें ज्यादा देखने को मिलेगी. सो द सप्लाई ऑफ मॉइस्चर
through the evaporation should be abundant so that the रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम्स हाई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब जो एक होल्डिंग कैपेसिटी है एयर की वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। हाई मतलब कि देखिए मान लीजिए एक ह्यूमिडिटी होती है कि मान लीजिए एक हमारी एयर है वो 100 वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, तो उसकी एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी है मतलब हुई 100 कि वो 100 होल्ड कर सकती है। डन। अब अगर मैं कह रही हूं इस पर्टिकुलर टाइम पे 80 होल्ड किया तो 80 क्या बन जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सिंपल सा कंसेप्ट। एब्सोल्यूट क्या हुई, कितनी है जो एयर है वो कितनी ह्यूमिडिटी होल्ड कर सकती है, मान लीजिए 100 कर सकती है, नंबर में समझो कि 100 वाटर वेपर्स वो होल्ड कर सकती है। इस पर्टिकुलर टाइम पे उसने 80 होल्ड किया मतलब 80 क्या हो गया हमारा, हमारी 80 होगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जितनी ज्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी उतनी अच्छी हमें बारिश देखने को मिलेगी। So there should be a intense heating through insulation process. So this is also connected. अब evaporation तो तभी ज्यादा होगी ना जब उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, जितनी ज्यादा हमारे पास हमें इंसुलेशन आएगी, जितनी ज्यादा सनलाइट आएगी, जितनी ज्यादा हीट आएगी, उसी के हिसाब से हमें उतनी ज्यादा क्या देखने को मिलेगी, हमें देखने को मिलेगी उसके अंदर व्हाट, द इवेपोरेशन। करेक्ट। सो ये दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारी कन्वेक्शनल रेनफॉल डिपेंड करती है। डन। सो अगर हम इसमें पर्टिकुलर देखिए, just see this particular diagram, let's so okay see। so इसमें आपने क्या देखा, देखो सिंपल सी बात क्या हुआ, देखो the warm ground heats and the shallow layer of the air above the moisture on the ground waves। ठीक है, एनर्जी यहां से आई, द फर्स्ट पॉइंट इज क्या, एनर्जी फ्रॉम द सन हीट्स द ग्राउंड। देन सेकंड पॉइंट क्या हुआ, द वार्म ग्राउंड, अब लैंड गर्म हो चुका है तो वार्म ग्राउंड हीट्स द शैलो लेयर ऑफ देयर, जो इसके ऊपर यहाँ पे एयर होगी उसको हीट करेगा। अब हीट हो गई, वार्म एयर मॉइस्ट, बिकॉज पानी कहाँ से लेगी, मॉइस्चर कहाँ से लेगी, साथ में वाटर बॉडी से। पॉकेट्स ऑफ एयर कन्वेक्शन करंट्स राइज रैपिडली, तो ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे हुआ कंडेंसेशन एंड देयर विल बी हैविंग व्हाट, अ रेनफॉल। एंड इसी टाइप ऑफ रेनफॉल को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज व्हाट, अ कन्वेक्शनल रेनफॉल। डन। सो ये इसमें लिखा है, it involves heating of the ground surface through the solar radiation as the warm air rises the vacant shape is filled by the surrounding air। जब ये वाली हवा ऊपर चली जाएगी तो क्या होगा, साइड से जो कोल्ड एयर है वो यहाँ पर आ जाएगी, कोल्ड एयर आएगी तो वो भी गर्म होगी, वो भी ऊपर चली जाएगी, एंड ऐसे ही कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। filled by the surrounding air which to warm up and when the contact with the already warm air, when the air reaches the temperature of its surrounding cumulonimbus cloud is formed। अभी हम ये लास्ट में देखेंगे कि ये cumulonimbus cloud होते क्या है। डन। सो देखिए कन्वेक्शनल रेनफॉल ध्यान रखिएगा, इट इज मोस्टली रिलेटेड टू इक्वेटोरियल रीजन। देखिए जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर मीन 0 डिग्री लैटिट्यूड। डन। इससे बेस्ट हीट कहाँ मिलेगी, डन, ये हीट सरप्लस एरिया है, बिकॉज सन इसमें क्या रहता है, नॉर्मली ओवरहेड ही रहता है। सो इट अकर्स डेली इन आफ्टरनून इन द इक्वेटोरियल रीजन, इसीलिए इसी पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से जो इक्वेटोरियल रीजन है हमें वहां पे डेली रेनफॉल देखने को मिलती है, एंड उस रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। इट इज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन बट पोर डाउन हैवीली, लेकिन होती बहुत ज्यादा मात्रा में, occurs through thick dark and extensive cumulonimbus clouds। ध्यान रखिएगा एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जहां पे भी आप वर्ड देखेंगे निम्बस, दैट मीन्स व्हाट, निम्बस का मतलब हो गया रेन बियरिंग, मतलब पक्के से रेन होने वाली है। डन। सो निम्बस वर्ड से आप ध्यान रखिएगा। इट इज accomplished by a number of thunder and a lightning। So yes, these are the some of the features which are related to a convectional rainfall। चलिए अगला देखते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल। अगर हम ऑरोग्राफिक रेनफॉल को नॉर्मली समझना चाहें तो एक बात देखिए, विल जस्ट ऐड अ स्लाइड हियर एंड विल स्टडी अबाउट दैट। सो यहाँ पे हुआ क्या, ऑरोग्राफिक मतलब माउंटेन, मान लीजिए ये रहा एक माउंटेन। डन। अब यहां से कोई मान लीजिए कोई भी एक एयर चल रही है, यहाँ पे मान लीजिए ओशियन है। डन। सो लेट्स मेक ओशियन विद समथिंग ब्लू, हियर वी आर हैविंग ओशियन। ओके, लेट्स कम बैक टू आवर एयर। अब हुआ क्या, यहां से एयर ने मॉइस्चर उठाया, अब एयर ने मॉइस्चर उठाया, रास्ते में क्या आ गया, माउंटेन आ गया। अब माउंटेन है, माउंटेन को क्रॉस करके तो एयर जा नहीं सकती, सो व्हाट विल हैपन, एयर स्टार्टिंग राइजिंग, राइज करेगी एयर। अब जब राइज कर रही है एक पर्टिकुलर हाइट पे, अब ये ठंडी हो चुकी है, ये जो हमारी वार्म एयर थी जिसमें मॉइस्चर था, अब ये ठंडी हो गई, तो ये सेम प्रोसेस करेगी, क्या करेगी, कंडेंस। अब कंडेंस जब करेगी तो रेनफॉल हो जाएगी, यहाँ पे विल हैविंग द रेनफॉल ऑन दिस पर्टिकुलर साइड। ठीक है, अब रेनफॉल यहां पर होगी, अब क्या हुआ,
इस पर्टिकुलर जो एयर यहां थी, अब इसके अंदर मॉइस्चर नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि जो सारा का सारा मॉइस्चर था उसने क्या कर दी, बारिश यही कर दी। अब जो इस साइड एयर जाएगी उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं होगा। मॉइस्चर नहीं होगा तो मतलब नो रेन। डन। सो ये ही सिंपल सा कंसेप्ट है ओरोग्राफिक रेनफॉल का। क्या हुआ, हमारी यहां से हवा चली जो कि वार्म एयर, नॉर्मल कंसेप्ट, लेकिन रास्ते में माउंटेन मिल गया। अब माउंटेन मिल गया, उसको काट के तो नहीं जा सकती है। सो व्हाट विल हैपन, माउंटेन विल एयर विल स्टार्ट राइजिंग। एयर राइज कर रही है, एक पर्टिकुलर हाइट तो इंक्रीज हो ही रही है, हाइट इंक्रीज कर रही है, तो क्या होगा यहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा, एयर ठंडी हो जाएगी, कंडेंसेशन होगी एंड रेनफॉल हो जाएगी। जब पूरा मॉइस्चर उसने निकाल दिया, अब क्या होगा, दूसरी साइड एयर क्रॉस करेगी, या तो नो रेन या बहुत ही लेस अमाउंट में रेन देखने को मिलती है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो ये वाली साइड है जहां पे रेन हुई है, वी कॉल इट एज रेन बियरिंग साइड, और वी ऑल्सो कॉल इट एज व्हाट, विंड वर्ड साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और जिस साइड हमें बारिश नहीं देखने को मिली है, इसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। डन। जिस साइड बारिश हुई, रेन बियरिंग साइड, या फिर विंडवर्ड साइड। जिस साइड बारिश नहीं हुई, वी विल कॉल इट एज अ लीवर्ड साइड। तो चलिए अब देखते हैं। सो व्हेन द वार्म एंड मॉइस्ट एयर इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एनी हिल, माउंटेन बीच में आ गया, इट स्टार्ट्स असेंडिंग, हवा ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। द स्लोप ऑफ द हिल एंड गेट सैचुरेटेड, क्यों, हाइट आ गई, टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका है। डन। आफ्टर रीचिंग इट्स हाइट, इट कंडेंसेस अराउंड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, द विंडवर्ड साइड, एंड यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द पर्टिकुलर विंड साइड। कौन सी, जिस साइड हमें बारिश देखने को मिलेगी। डन। सो द स्लोप ऑफ द माउंटेन फेसिंग द विंड, लीवर्ड साइड कौन सी है, द अदर साइड ऑफ द हिल, जिसमें हमें नहीं देखने को मिल रही है। सो देखिए हम नीचे पिक्चर में अगर आप देखेंगे, सो सी ग्रीन दिख रही है। ग्रीन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें रेन देखने को मिल रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, विंड वर्ड साइड। एंड दूसरी साइड ब्राउन सूखा पड़ा है, सो दिस इज कॉल्ड एज द लीवर्ड साइड। करेक्ट। आई होप नाउ यू आर क्लियर विद द पर्टिकुलर प्रोसेस। चलिए, so windward side receives a maximum rain and the leeward side receives a no or a little rain. The leeward side is also known as the rain shadow region. Rain shadow मतलब वहां पर रेन नहीं है, दूसरे को हम क्या कहते हैं, see I'll tell you this particular terminology is very very important. Correct. देखिए, if this is ये done, so let's take this particular thing. Okay. So देखिए जिस साइड बारिश होगी, ये रहा, ऐसे रहा, ये बारिश वाला एरिया आ गया इन अ ब्लू, एंड लेट्स टेक सूखा कौन से कलर से, लेट्स टेक बाय द ऑरेंज। ठीक है, इस साइड क्या है, यहाँ पे सूखा है हमारे पास। सो ये टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखिएगा, जिस साइड सूखी है हम इसको क्या बोलेंगे, रेन शेडो या लीवर्ड साइड। करेक्ट। और जहां पे हमें बारिश देखने को मिल रही है, हमें उसको क्या बोलेंगे, हम उसको कहते हैं विंडवर्ड साइड, और हम इसको क्या बोलेंगे, रेन बियरिंग साइड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन। सो दैट इज द कंसेप्ट रिलेटिंग टू द ओरोग्राफिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल में हमने क्या देखा, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इंसोलेशन में। ओरोग्राफिक में क्या हुआ, एक माउंटेन रास्ते में आ गया हवा के। डन। नाउ द लास्ट वन इज द साइक्लोनिक और अ फ्रंटल रेनफॉल। तो मान लीजिए हम सब जानते हैं कि जो हमारी जब एयर मूव करती है, वी आर हैविंग द सब डिफरेंट एयर मासेस। डन। सो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, एक ये एयर मास है, मान लीजिए वो। डन। एंड लेट्स मेक कोल्ड विद द ब्लू, दिस इज ब्लू। तो हम सब जानते हैं कि क्या, जो हमारा वार्म एयर मास होगा दैट इज लाइट इन वेट, कोल्ड एयर मास है तो क्या होगा, हैवी होगा। डन। मूवमेंट कैसे होगी, जब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं। डन। तो क्या होगा, वार्म एयर मास जो है हल्का है, तो ये इसके ऊपर से निकल जाएगा। तो जब इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सेम प्रोसेस, हाइट अचीव करेगा, सैचुरेट करेगा, और क्या हो जाएगी, बारिश। तो जब दो एयर फ्रंट्स के, कौन से फ्रंट्स होंगे, कोल्ड एंड वार्म, एयर फ्रंट्स की वजह से हमें जब बारिश देखने को मिले, तो हम उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोन और अ फ्रंटल रेनफॉल। सो साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल अकर्स ड्यू टू द ascending of the moist air and adiabatic cooling caused by the convergence of two extensive air masses. तो air masses कैसे आ जाएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए this is warm, done, and this is cold. Let's take color here also. Okay. So here this one is a
कोल्ड। तो मूवमेंट हमारी चल ही रही है, सो दिस विल बी द मूवमेंट, दिस विल बी द मूवमेंट। अब होगा क्या, देखो अब हुआ क्या कि कोल्ड तो नीचे रह गया यहाँ पे, दिस वन कोल्ड, डन। और जो हमारा बिल्कुल वार्म एयर मास है अब क्या करेगा, इसके ऊपर से असेंड करना शुरू कर देगा। क्यों, ये हल्का है, दिस इज लाइट इन वेट। अब लाइट इन वेट है तो क्या करेगा, हाइट अचीव करेगा, एंड उसी के बाद से हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें बारिश देखने को मिलेगी। करेक्ट। सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द पर्टिकुलरली जितने भी हमने रेनफॉल्स देखी। तो सबसे पहले हमने कौन से देखे, वी हैव सीन अबाउट आर कन्वेक्शनल। इसमें क्या है, थर्मल हीटिंग की वजह से हमें बारिश देखने को मिलती है। डन, दिस इज ड्यू टू द थर्मल हीटिंग। देन नेक्स्ट भी हमने क्या देखा, ओरोग्राफिक। इसमें क्या हुआ, एक माउंटेन रास्ते में आ गया, माउंटेन रास्ते में आ गया तो क्या हुआ, हवा से जाएगी तो एक साइड बारिश कर देगी, उसको हमने क्या बोला, रेन बियरिंग। और जिस साइड बारिश नहीं करेगी, रेन शेडो। शायद ही इसको बोलेंगे विंडवर्ड साइड एंड इसको क्या बोलेंगे, लीवर्ड साइड। एंड द लास्ट वन वाज अ साइक्लोन और अ फ्रंटल रेनफॉल, जिसमें दो फ्रंट्स चलते आ रहे हैं एंड जो वार्म एयर फ्रंट मास है वो ऊपर चला जाएगा एंड बारिश हो जाएगी, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ वार्म एयर फ्रंट, द फ्रंटल रेनफॉल। नाउ नेक्स्ट इज आर द क्लाउड्स। तो क्लाउड्स के बारे में देखो, वैसे तो आपको सब पता है क्या है, जब हमारी कंडेंसेशन होती है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विल बी क्लाउड। सो दे आर द विजिबल माउस ऑफ द बादल, आप सबने देखे होंगे। बट आपने एक चीज नोटिस की है कि बादलों की भी अलग अलग शेप होती है। जब हमें बारिश देखने को मिलता है हमें उस टाइम पे अलग घने काले बादल देखने को मिलते हैं। बट नॉर्मली अगर आप स्काई में देखोगे जब क्लीन है तो बहुत फ्लेरी से अलग अलग से हमें शेप्स देखने को मिलते हैं, सो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So they are the visible mass of the condensed water vapor floating in the atmosphere high above the general level of the ground. So it plays a major role in the heat budget of the earth and the atmosphere as they reflect, absorb and diffuse the incoming short waves. So yes, that is all हम सब जानते हैं कि cloud है तो cloud हमारी जो बाहर से radiations आएंगी, sunlight आएगी, उनको absorb भी करेगा and जब absorb करेगा साथ में उनको reflect भी करेगा. So this is the different thing. Now what is important for you all, जब हमें क्लाउड्स की डिविजन करने की बात आती है तो हम उसमें कुछ अलग चीजें देखते हैं. सो लो क्लाउड्स बिलो, हमें कैसे हाइट बेसिस पे, कुछ क्लाउड्स हमें 2100 मीटर तक, देन मिडिल क्लाउड्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं 2100 मीटर से 6000 मीटर तक. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बेसिस ऑफ अ हाइट. हाई क्लाउड्स 6000 मीटर टू 12000 meters. Cloud of great vertical extent 1500 meter to 9000 meters. So these are the things जो कि हाइट बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, कौन से लो क्लाउड्स है, कौन से मिडिल क्लाउड्स है, कौन से हाई क्लाउड्स है. ओके, नाउ अगर आपको ये सफिक्सेस समझ में आ गई देन आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्लाउड्स को नेम करने के लिए. डन. सो देखिए, अगर आप वर्ड देखते हैं, ever you see a word stratus, stratus means strata, मतलब लेयर्स देखने को मिलेंगी. डन. सो पहले आप, बाकी हम बाद में जाएंगे व्हाट इज ऑल्टो क्यों, ये सब चीजें बाद में. अब एक चीज ध्यान रखिए, स्ट्रेटस का मतलब हुआ कि जो क्लाउड की शेप है वो किस टाइप में है, लेयर्स में. मींस दे आर फॉर्मिंग अ टाइप ऑफ अ स्ट्रेटा. स्ट्रेटा क्या होता है, अलग अलग लेयर्स, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटस और स्ट्रेटो. देन वी आर हैविंग द क्यूमुलस. आप सबने कॉलीफ्लावर देखी है या कॉटन देखी है, कॉलीफ्लावर बंद गोभी हो गया. देन वी हैव सीन द जो कॉटन का अगर आप एक पफ निकालोगे वो कैसा होता है, अगर उस शेप में आपको कोई क्लाउड देखने को मिलता है तो हम वर्ड लगा देते हैं क्यूमुलस और अ क्यूमुलो. सो इट इज लाइक अ हीप्ड अप, मतलब इस टाइप में कुछ कॉलीफ्लावर की तरह हो सकता है, कॉटन पफ की तरह हो सकता है, देन एक हीप की तरह हो सकता है. तो जब भी आपको इस तरह की शेप दिखे, सो व्हाट वी कॉल इट एज अ क्यूमुलस और अ क्यूमुलो. तो ये दो चीजें याद होगी. नाउ थर्ड इज अगर हमें वर्ड दिखे सिरस, सिरस का मतलब होता है हाई. ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, हाई क्लाउड है, मिडल क्लाउड है. तो अगर आपको वर्ड दिखता है सिरस और सिरो, इसका मतलब है हाई. ऑल्टो, ऑल्टो का मतलब है मीडियम. डन. सो अगर आपको ऑल्टो वर्ड दिखता है दैट इज मीडियम. एंड निम्बस मैंने आपको पहले ही बताया था दैट इज व्हाट द रेन बियरिंग क्लाउड. तो क्या बोला मैंने, अगर आपको स्ट्रेटस दिखता है दैट मींस द शेप इज इन द टाइप ऑफ अ स्ट्रेटा, मतलब लेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलेंगे. क्यूमुलस, क्यूमुलस का मतलब बंद गोभी की तरह, कॉलीफ्लावर की तरह, या कॉटन पफ, रूइंग का जो एक आप ऐसे निकालोगे उस शेप में होगा. सिरस मतलब हाइट. डन. ऑल्टो मतलब मीडियम.
अगर आपको इतना समझ में आ गया है, सो नाउ वी विल गो टू दिस पर्टिकुलर नेमिंग एंड आप कभी भी नहीं भूलेंगे, बिकॉज एग्जाम में आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि यस इसकी शेप क्या होगी इस क्लाउड की, और यू विल बी आस्क्ड कि कौन से टाइप का क्लाउड है, हाई है, मीडियम है। डन। सो देखिए मैंने आपको हाई के साथ क्या बताया, सिरस, ठीक है। अब देखिए सीरस, हाई क्लाउड्स में पहला आ गया सिरस, ठीक है, तो इसका तो मतलब ही है कि हाई क्लाउड है। नाउ नेक्स्ट इज अ सीरोस्ट्रेटस, मतलब क्या हुआ कि क्लाउड तो हाई है, साथ में उसकी शेप बता दी है स्ट्रेटा, मतलब लेयर्स है, करेक्ट। सीरोक्यूमुलस मतलब हाई क्लाउड है, क्यूमुलस शेप बता दी, मतलब कैसा होगा, कॉटन पफ की तरह। डन। कॉलीफ्लावर की तरह। सो ये चीज दर्शाएगा सीरोस्ट्रेटस हाई क्लाउड है, शेप कैसी है हमारी, स्ट्रेटस आ गया, स्ट्रेटस का मतलब लेयर में है। सीरोक्यूमुलस, सीरो आ गया, हाई है, क्यूमुलस का मतलब क्या हो गया, हीप। मिडल क्लाउड ऑल्टो, और मिडल के लिए मैंने आपको क्या वर्ड बताया था, ऑल्टो। देन ऑल्टो स्ट्रेटस मतलब मीडियम हाइट का क्लाउड है और उसकी शेप कैसी है, लेयर्स में है। ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो का मतलब मीडियम हाइट बता दी और क्यूमुलस ने शेप बता दी। तो हम क्या देख रहे हैं कि हाइट के साथ साथ उसकी शेप को प्लस करके क्लाउड का नाम बन रहा है। डन। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट डू व्हाट, आपको हाइट पे ध्यान देना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइट क्या है प्लस उसकी शेप, एंड आपके लिए क्या हो जाएगा, क्लाउड का नाम तैयार हो जाएगा। डन। सो यस दैट इज रिलेटेड ऑल्टो स्ट्रेटस एंड ऑल्टो क्यूमुलस। अब बचे लास्ट में लो क्लाउड्स। अब इसमें ध्यान रखिएगा लो क्लाउड्स के लिए कोई भी हाइट के लिए नाम नहीं दिया गया है। सो देखो इसमें डायरेक्टली शेप के ऊपर है। सो स्ट्रेटोक्यूमुलस मतलब लेयर्स और क्यूमुलस दोनों टाइप के हमें इसमें मिक्स देखने को मिलेगा। स्ट्रेटस मतलब सिर्फ लेयर्स है, एंड निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो मैंने आपको क्या कहा था, रेन बियरिंग, लेयर्स में है but we are having what, nimbo means rain bearing clouds। and last is हमने देखा था clouds with extensive vertical development, जिसमें क्या नाम है, cumulo and cumulonimbus, मतलब दोनों ही कैसे टाइप में, cumulo क्या हुआ, कॉटन पफ। डन। सो दैट इज रिलेटेड टू, अब आ जाइए आप यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देखेंगे आराम से। सो सी हाई लेवल पहला कैसा है, सिरस, डन, जिसका मतलब ही हाइट है। सीरोस्ट्रेटस देखिए लेयर्स बनी है, देखिए दिस टाइम एक लेयर, देन वी हैविंग दिस लेयर, वी आर हैविंग दिस लेयर, देन ये, तो इसका नाम क्या पड़ गया, सीरो स्ट्रेटस। सीरो का मतलब हुआ उसकी हाइट और स्ट्रेटस का मतलब क्या हो गया, उसका लेयर। देन वी आर हैविंग अ सीरो क्यूमुलस, हाइट है और क्यूमुलस देखो पफ बने हुए हैं, यस। देन वी आर हैविंग द मिड लेवल ऑल्टो क्यूमुलस, मीडियम में है लेकिन क्यूमुलस है, मतलब देखो कॉटन की तरह है। ऑल्टो स्ट्रेटस, ऑल्टो मतलब मीडियम बट हमारे पास कैसे है, स्ट्रेटा में बने हुए हैं। सिमिलरली लो लेवल में देखिए क्यूमुलस, स्ट्रेटस एंड स्ट्रेटोक्यूमुलस। एंड वर्टिकल एक्सटेंट में आपको दो नाम ध्यान रखने हैं, निम्बोस्ट्रेटस एंड क्यूमुलो निम्बस। तो जब घने बादल देखते हैं, जब आपको बारिश होती है, सो मैक्सिमम टाइम इट इज अ निम्बो स्ट्रेटस, और जब एकदम घने काले बादल आ जाते हैं ना, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड्स विच यू डू हैव, एंड इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सिरो है इसका मतलब है हाई, ऑल्टो का मतलब क्या है, मीडियम, करेक्ट। सिमिलरली क्यूमुलो का मतलब क्या है, क्यूमुलो का मतलब है हीप लाइक या कॉटन पफ लाइक, एंड स्ट्रेटस का मतलब क्या है, लेयर। सिर्फ अगर आप ये चीजें ध्यान रखते हैं तो आपके पास क्लाउड्स का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। हमने प्रेसिपिटेशन पे बात की, रेनफॉल और उसके टाइप्स के बारे में हमने देखा, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द क्लाउड्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।